बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन सोमरो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ECO साइंस फाउंडेशन इस्लामाबाद। आज हम आपसे रिसर्च के हवाले से बात करेंगे। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज हम पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। शुक्रिया आपका। सर, हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? हाँ, मेरा तालीमी सफ़र अगर मैं सही मानों में बताऊं तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं रहा कि मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव और गरीब घराने से है। ठीक सर। मेरे वालिद साहब और लोग खेती बाड़ी किया करते थे और मैं उनके साथ खेती बाड़ी किया करता था स्कूल के ज़माने में। लेकिन वो इतना मुश्किल होता था, ख़ास तौर पे जब गंदम की कटाई करते थे हम हाथ से दरांती से और फिर गहाई करते थे बैलों से। वो वाला टाइम था 1960 की और 70 की दहाई की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर ज़ोर देता था मैं पढ़ने पे और मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, वो भी यही कहा करते थे कि बेटा या पढ़ लें या फिर मेरे साथ यही वक्त गुजारना होगा। तो लेकिन खुशकिस्मती मेरी ये थी कि मुझे शायद अच्छे उस्ताद भी मिले और इस बात ने भी पुश किया। तो मैं प्राइमरी स्कूल में ही पोजीशन होल्डर रहा और मुझे वजीफ़े मिलना शुरू हो गए। तो 5वीं में वजीफ़ा मिला, फिर 8वीं का इम्तिहान दिया, वजीफ़ा मिला और यूँ फिर मैं पढ़ा भी जाके एग्रीकल्चर ज़राअत। ठीक सर। तो ज़रई कॉलेज टंडोजाम सिंध में हुआ करता था और फिर वो यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक सर। तो हम लोग उन बच्चों में थे जो पहला बैच यूनिवर्सिटी का निकला, तो हमें डिग्री सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम की मिली और यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया, वो गोल्ड मेडल मिला, तो कायद-ए-आज़म स्कॉलर मिला PhD के लिए और मैं लंदन चला गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग से इंग्लैंड से 1987 में PhD करने के बाद वापस पाकिस्तान आया और पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में जी काम करता रहा। उसके बाद फिर वो बाकी सिलसिले जो है चल रहा है। जी सर, आपका PhD का थीसिस किस हवाले से है या किस हवाले से था? मेरा क्योंकि जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर में वो प्लांट प्रोटेक्शन है। ठीक। तो मेरा जो PhD का थीसिस था वो भी ज़ाहिर प्लांट प्रोटेक्शन पे था और प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स पे। ये एक तुफेली उसको जरसूमे कहते हैं, छोटे से ज़मीन में होते हैं, उस पे था। लेकिन जो PhD का मेरा अपना प्रोफेसर था अंग्रेज़ सुपरवाइज़र, उनके साथ भी बहस होता था कि इसका ये कर लें वो कर लें। तो वो ये कहता था मुझे कि देखो PhD का मकसद उनके नज़दीक ये नहीं है कि आप एक चीज़ के एक्सपर्ट बन के फिर उसी को ही सारी उम्र कूटते रहें। मैं तुम्हारे माइंड को तैयार करता हूँ ताकि तुम जब वापस जाओ अपने मुल्क में तो जो कोई इश्यू हो रिसर्चेबल अपने इस इलाके में उस पर रिसर्च करो, बजाय इसके कि जो आपने PhD में काम किया है। और वो बात मुझे उस वक्त तो थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन बाद में जब मैंने आके यहाँ पे काम किया पाकिस्तान में और देखा कि वाकई जो इश्यूज़ हैं उन पे काम किया, जिसमें अपना कपास में कॉटन लीफ कल वायरस था, उस पर भी हमने काम किया। मैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में सेंटर में NARC इस्लामाबाद में काम किया करता था। फिर केले में वायरस का एक एपिडेमिक आया था कि केले की फसल तबाह हो गई। उसमें मेरा पायोनियरिंग रिसर्च वर्क था, हालांकि उस पर मैंने PhD में काम नहीं किया था। ठीक। लेकिन वही वाली बात है और मैं इस हवाले से चाहूँगा कि हमारे जो असातिज़ा हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि बच्चों को इस तरह तैयार करें कि वो किसी भी इशू को एड्रेस कर सकें, उस पर तवज्जो दे के उसका हल तलाश कर सकें, बजाय इसके कहेंगे नहीं जी नहीं मैंने तो सिर्फ ये वाला काम किया, उस नैरो फील्ड में ना हो। हमारे यहाँ इतनी स्पेशलाइजेशन की शायद अभी ज़रूरत नहीं है
जितनी जैसे मगरिब में है कि वहाँ पे बुनियादी मामला सारे सेटल हो गए, वो यहाँ पे खड़े हैं, हम अभी इधर खड़े हैं। तो हमारे जो मसाइल हैं, हमें दुनिया सारी के मुताबिक सोचना चाहिए, लेकिन काम हमें वो करना चाहिए जो हमारा मसला है जिसको। ठीक है सर, आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं? मेरे बेटा इस वक्त सारे मिला के 205 आर्टिकल हैं। ठीक, इसमें एक किताबें भी हैं, किताब के चैप्टर्स भी हैं, और यूनिवर्सिटियों में किताब पढ़ाई जाती है प्लांट पैथोलॉजी में, इंट्रोडक्टिव प्लांट पैथोलॉजी, उसमें भी मेरे 2 चैप्टर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इंटरनेशनल जर्नल्स में इम्पैक्ट फैक्टर की बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इम्पैक्ट फैक्टर मैं अपना कैलकुलेट भी नहीं करता, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन में ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट रही HEC में, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर में के चक्कर में लोगों को डाल के असल सोसाइटी के लिए वो काम नहीं करते। वो उस पेपर छापते हैं उस जर्नल में जिसमें इम्पैक्ट फैक्टर बने। मेरे नज़दीक इम्पैक्ट फैक्टर की कोई अहमियत नहीं, ठीक, बल्कि जो इम्पैक्ट है, जो मेरा काम जो है उसका फ़ायदा सोसाइटी को क्या हुआ, मेरा इस पे ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। और मेरी सारी ज़िंदगी भी इसी पे रही। मैंने आपको बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का था कि मैं अपने उस कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए कुछ काम कर सकूं। तो मैंने जैसे केले का काम किया, फिर मैंने ज़मींदारों की ट्रेनिंग करवाई, और उसमें कोई रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं आई, कोई और हल नहीं हुआ सिवाय इसके कि जो काश्तकार थे उनकी ये काबिलियत हो गई कि वो पहचानते थे पौधे को, और केले का पौधा ये है कि उसको निकालो और दूसरा जो तंदुरुस्त है उसको आगे चलाओ, और यूँ वो मैनेज करते गए। ठीक, आप रिसर्च आर्टिकल कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं? मेरे सारी दुनिया में छपे, अमेरिका में भी छपे हैं, बरतानिया में तो मैं पढ़ता रहा हूँ इसलिए वहाँ पे ज़्यादा छपे हैं, फ्रांस में छपे हैं, इटली में छपे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जो जर्नल हैं, FAO की प्लांट प्रोटेक्शन बुलेटिन है उसमें छप चुके हैं। ठीक, पाकिस्तान के जो मेजर जर्नल्स हैं, पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी है, या ज़ूलॉजी है, या पाकिस्तान जर्नल ऑफ नेमेटोलॉजी है। मैं इनफैक्ट इस वक्त चीफ एडिटर हूँ एक पाकिस्तानी जर्नल का, पाकिस्तान जर्नल ऑफ नेमेटोलॉजी। सही। फिर मैं एक इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी मैनेजमेंट का जर्नल है जो स्पेन से निकलता है, उसका मैं रीजनल एडिटर हूँ इस रीजन के लिए। इसी तरह चाइना से एक मैगजीन निकलती है साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, मैं उसके भी एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर हूँ। ज़बरदस्त। और बहुत से और ग्लोबल फोरम्स हैं जिसका मैं मेंबर हूँ। ठीक सर, पाकिस्तान में रिसर्च के कल्चर को किस तरह आप देखते हैं? इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? एज अ एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? देखिए, रिसर्च में एक जो कंसिस्टेंसी है कि मुस्तकिल मिजाजी के लगातार करते हैं, रिसर्च बहुत सब्र वाला काम है, और उसमें आपका टाइम भी चाहिए, उसमें आपको पैसा भी चाहिए, उसमें आपको फैसिलिटी भी चाहिए, सहूलियत भी चाहिए, और रिसर्चर का करियर भी हो कि जी उसने कहाँ पहुँचना है। तो वो बुनियादी ज़रूरतें हैं कि फैसिलिटी भी हो और सपोर्ट भी हो। फिर रिसर्च हमारे यहाँ, क्योंकि आपने अभी सवाल पूछा था इम्पैक्ट फैक्टर का, जब आप इम्पैक्ट फैक्टर के चक्कर में पढ़ते हैं तो आप वो वाली रिसर्च करते हैं जो उस इम्पैक्ट वाले जर्नल में छप सके, जबकि आपकी ज़रूरत ये है कि आपके यहाँ मसला क्या है। अब जब लोकल मसले पे आप रिसर्च करेंगे वो इंटरनेशनल जर्नल नहीं छापेगा, इसलिए कि उनके लिए तो वो कोई अहमियत नहीं रखता, लिहाजा फिर इम्पैक्ट नहीं बनेगा। तो मैं समझता हूँ रिसर्च हमें वो करनी चाहिए, ऑफकोर्स हमें एडवांस रिसर्च भी करनी चाहिए, लेकिन वो लग्जरी है। हमें वो काम करना चाहिए जो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ना, आप कह रहे हैं कि मैं ऊपर की बड़ी आला मंजिल बनाऊं, आपकी बुनियादी जो बिल्डिंग के जो बुनियादें हैं वही मजबूत नहीं होंगी तो ऊपर की मंजिल तो आपकी गिरेगी गिरेगी। यही हाल मेरे नज़दीक तालीम का है कि अगर स्कूल की तालीम अच्छी नहीं है तो आपकी जो हायर एजुकेशन है, जो आला तालीम है, वो अच्छी नहीं हो सकती। चंद इंडिविजुअल लोग होंगे जो कुदरत ने उनको इतना टैलेंट रखा है कि जिस हाल में होंगे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, वो अगर स्कूल की तालीम अच्छी नहीं है आप भूल जाएं कि वो ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। और इस वक्त आप पूछ लें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से, सिंध की कमीशन से, जहाँ जहाँ कॉम्पिटिटिव मुकाबले के इम्तहानात होते हैं,
यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत पुअर परफॉर्म करें, उसकी वजह जब आप ट्रेस करते हैं, बल्कि कल के अखबार में लाहौर के जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उसके वाइस चांसलर के हवाले से एक ख़बर है, बड़े हेडलाइन है कि जो सोचने का सिस्टम है बच्चों में वो ख़त्म होता जा रहा है और ज़्यादा नंबर लेना मसले का हल नहीं है। तो मैं समझता हूँ उन चीज़ों पे रिसर्च करनी चाहिए जो हमारे मसले हैं, और उसको लोकल ही छपना होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल जर्नल इम्पैक्ट वाले उसको नहीं छापेंगे। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हायर एजुकेशन कमीशन या पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और इदारे जो रिसर्च को सपोर्ट करते हैं उनको भी देखना चाहिए कि लोकल मसाइल के हल के लिए जो रिसर्च होती है उसको सपोर्ट। सर, पाकिस्तान के जो PhD स्कॉलर्स हैं उनको किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रिसर्च मैंने कहा ना कि और ख़ास तौर पे PhD रिसर्च वो ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स के, स्कॉलर्स के दिमाग की। PhD क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी उस फिलॉसफी में आप डॉक्टरेट कर रहे हैं कि मामलात को कैसे देखना है, कैसे हल करना है, इश्यूज़ क्या है। तो PhD रिसर्च मैं समझता हूँ उनको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ रिसर्च में क्या क्या गैप्स हैं, कहाँ पे खला है, उस खला को पूरा करने के लिए रिसर्च करना चाहिए, ताकि आपका स्टेप वाइज आप मंजिलें तय करते जाएं। और वो ऑब्वियसली जब आप करेंगे तो वो आप पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए वो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि जब आपने गैप तलाश कर ली कि जी पाकिस्तान में किस चीज़ का मसला है, क्या कमी है, उसको जब आप रिसर्च करेंगे तो नेचुरली वो ऑटोमेटिकली उसको फ़ायदा ही देगा। ठीक है सर, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में क्या मसाइल हैं, इसको किस तरह हल करना चाहिए? पाकिस्तान के निज़ाम के तालीम में सबसे अहम मेरे नज़दीक रोल प्ले करता है उस्ताद जी। और उस्ताद, स्कूल का जो उस्ताद है वो सबसे अहम है मेरे नज़दीक। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को जो प्राइमरी के असातिज़ा हैं उनको तनख्वाहें भी अच्छी देनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि रिसेंट पास में तनख्वाहें खासी अच्छी हो गई हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन उस्ताद ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जब 50-60 बच्चा एक क्लास में है तो फिर उनकी समझ, मतलब जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है उस्ताद की उतनी नहीं हो पाती। तो वो, और जो बच्चों को याद कराया जाता है, रट्टा जो लगाया जाता है, रट्टे में आपका माइंड नहीं डेवलप होता, सिर्फ आप तोते की तरह याद कर लिया, वो आप रिपीट किया, शायद नंबर तो आप ले लिया आपने, लेकिन आपको मामलात की समझ नहीं आई, जो सही मानों में तालीम जिसे कहते हैं, इल्म जिसे कहते हैं, वो नहीं आता। तो मैं समझता हूँ असातिज़ा की ट्रेनिंग होनी चाहिए, असातिज़ा के जो तरीक़ेकार है पढ़ाने का उसको बदलना चाहिए। ऑफकोर्स उसमें जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, वो भी उसके मुताबिक होना चाहिए जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा मसाइल हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार पढ़ाने का है, और वो मैं समझता हूँ इंक्वायरी वाला है, जो सवाल पूछ के और आपस में डिस्कस करके किया जाता है, वही हल है। इस वक्त तो इंजीनियरिंग में ख़ास तौर पे वो प्रॉब्लम बेस्ड एजुकेशन की बात होती है कि जी मसला क्या है, अब इसमें आप ये देखो कि इसको कैसे हल करना है। ये इस तरह की तालीम चल रही है ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन में। ठीक सर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से तलबात को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पे कॉन्फ्रेंसें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, मुहैया करती हैं कि जिन्होंने कुछ और लोगों ने रिसर्च मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में, मुख्तलिफ सेटिंग में, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री में की हुई होती है, वो अपने अपने मुशाहदात, तजर्बात, मुशाहदात शेयर करते हैं और एक दूसरे की इसमें लर्निंग होती है, और यूँ आप कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को अलग बनाया है। तो जो आपने रिसर्च की, आपने उसको किस तरह देखा, मैंने जो की, किसी और ने की, इन सब को जब हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे तो जो आपकी समझ है, जो मेरी समझ है, वो हम सबकी समझ हो जाएगी,
और यूं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। मुझे मालूम है कि कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सिर्फ गप्पे मारने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे को कम्युनिकेशन और एक दूसरे से लर्निंग और फिर कोऑपरेशन, क्योंकि जो ताउन करना है आपस में वो बहुत अहम रोल प्ले करता है रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट। डॉक्टर साहब, हुकूमत पाकिस्तान को यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए और साथ HEC को क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, एक तो यूनिवर्सिटियों को इस वक्त जो यूनिवर्सिटियों की हालत हम देख रहे हैं उसमें पैसे का बहुत फुकदान है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत बढ़ गई, यकीनन जो आदमशुमारी जो मर्दमशुमारी बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो यूनिवर्सिटियाँ तो चाहिए, लेकिन उन यूनिवर्सिटियों को अगर फैकल्टी नहीं होगी, पढ़ाने वाले नहीं होंगे, अगर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होगी। अब कई यूनिवर्सिटियों में ये इश्यू है कि जो उनको पेंशन देने के पैसे नहीं हैं, तनख्वाहों के पैसे नहीं, तो वो फिर बाकी जो इक़दामात हैं खर्च करने के, डेवलपमेंट के, सहूलतों के, वो तो फिर मुहैया नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि क्वांटिटी को फ़िलहाल रोकें, नई यूनिवर्सिटियाँ ना बनाएं, जो मौजूदा हैं उनको स्ट्रेंथन करें। और यूनिवर्सिटियाँ हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे अभी भी हमारे बहुत बड़ा जो हिस्सा है पॉपुलेशन का वो गरीब है, वहाँ पे आप प्राइवेट तालीम को अगर ज़्यादा प्रमोट करेंगे जैसे कि हुआ है, फिर आम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ पाएगा। तो वो तो फिर आप इसका जो ज़्यादा इम्पैक्ट सोसाइटी में आता है कि आप क्लास सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं कि एक वो वाली क्लास है जिसके पास पैसा है और एक वो वाली क्लास है जिसके पास पैसा नहीं है। लिहाजा उसके जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा अच्छी तालीम हासिल कर पाएगा, जिसके पास नहीं है वो पीछे रह जाएगा, और यूँ ये डिवाइड बढ़ता जाएगा। और अभी आप डेटा देख लें, ये जो डिवाइड है ये बढ़ता गया है, कम नहीं हुआ, जबकि गवर्नमेंट का काम खास तौर पर यह है कि कम करना चाहिए इसको। ठीक, डॉक्टर साहब, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है और आप कितने मुल्कों की सैर कर चुके हैं? यार, ये इत्तेफाक की बात है कि मैं तो स्कूल में होता था, मैं ख्वाब मुझे आता था जी कि, लेकिन ख्वाब क्या आता था कि जो गांव में कोई ज़्यादती करता था वडेरा या क्या, तो मैं बोलता था कि जो सच है, जब सच बोलता था तो मुझे ख्वाब में आता तो मेरे पीछे वो पड़ते हैं, मुझे मार रहे हैं, तो मैं यूं जंप लगा के और यूं उड़ जाया करता था। ठीक सर। वो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में जब मैं PhD के लिए गया हूँ फिर मेरा रास्ता खुल गया। मैं अभी 50 से ज़्यादा मुल्क घूम चुका हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो सिर्फ किताबों में नहीं है। और ये हमें मुसलमान होने के नाते कुरान पाक में भी बारहा जिक्र है कि कुल सीरू फिल अर्द, के सैर करो ज़मीन में और निशान देखो, उस खंडरात से भी लर्न करो, पुरानी कौमें कैसे तबाह हुई, क्या उन्होंने नहीं किया। लेकिन उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, दूसरों के तौर तरीके, वो सारा सीखने को मिलता है। सर, उनके कल्चर को और पाकिस्तान के कल्चर को आप 50 मुल्कों की सैर कर चुके हैं, कैसे देखते हैं? देखें, कुछ चीज़ें तो हमारी इतनी बेहतरीन हैं, जैसे हमारा कल्चर है कि हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं, हम अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं, हम अपने ख़वातीन को बहुत इज़्ज़त देते हैं। कई ममालिक में दुनिया में उस तरह नहीं है, लेकिन जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो डेवलप्ड मुल्कों में शायद ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ गरीब है तो उसको कोई हक़ नहीं है कि वो आके सोफ़े पे बैठे या एक ही जगह पे खाना खाए। ये वाले जो मसाइल हैं हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा हैं, लेकिन हर कल्चर की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। हर कल्चर उस माशरे में, उस सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता वो पनपता है, आगे चलता है। इसलिए मेरा ख़्याल है उसकी अपनी एक अहमियत होती है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनेस्को ने मुख्तलिफ कल्चर्स को अपनी एक अहमियत दी है। तो कोई कल्चर किसी दूसरे से बेहतर नहीं है। इंसान सारे, हम तो बिलीवर हैं कि सारे आदम के औलाद हैं, और आप काले हों, गोरे हों, कुछ हों, खून का रंग वही लाल है सबका। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं ये खूबसूरती है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो तनाव है, ये खूबसूरती है। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है, ये सिर्फ मुख्तलिफ हैं, और अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई भी अलग अलग हैं। यही इसकी खूबसूरती। दैट्स गुड सर। सर, अगर मैं बात करूं अदब के हवाले से, अदब से किस हद तक लगाव है आपको? अदब, जिसको हम अपने ज़ुबान में अदब कहते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है,
मैं सुनता भी हूँ, मैं मुशायरों में भी बैठता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और मैं जब मौका मिला मुझे तो मैंने साइंस पे शायरी को प्रमोट करा, क्योंकि बेसिकली साइंटिस्ट हूँ। बिल्कुल। तो मैं अक्सर वो मोहब्बत और उसके हवाले से चलते हैं ना, शेर व शायरी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा कि एक तो साइंस टेक्नोलॉजी को हमारे कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा ये कि रब्बे कायनात ने इस हमारे यूनिवर्स में क्या क्या दिए हुए हैं, मतलब एक एक चीज़ को उठा लें, मतलब चांद सितारे या जो प्रोसेस हो रहे हैं, साइंस हो रही है, सांस हम ले रहे हैं, फूल हैं, पौधे हैं, इन सब में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे भी शायरी करनी चाहिए, ताकि वो एक मैसेज जाए उन लोगों के लिए जो साइंस नहीं पढ़ते, तो इस तरह उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की भी आ जाए। तो मैं इस हद तक अदब से बहुत कायल हूँ, पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने शायरी खुद नहीं की है। कोई शेर आपको याद हो जो सुनाना चाहें? मैं शेर एक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कभी नहीं भूलता, बचपन से ये जो मेरी लाइफ टफ रही है जी, जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंधी में कहते हैं कि ततीअ थदीअ काह कान्हे वेल वेहण जी, मता थे ऊंदा पैर न लही पिरियं जो। यानी गर्मी है या सर्दी है, ठंड है या गर्मी है, आप जुस्तजू जारी रखो, ताकि ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए और वो वक्त गुजर जाए। ऑफ कोर्स शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी ऐसी है कि एक जगह पे वो कहते हैं कि जे तो बैत भाया से आए तू आहीन नियो मन लाइन पिरिया संदे पार। देखिए, जिनको आप शेर समझ रहे हो ये आयतें हैं, क्योंकि कुछ जो अदीब हैं जो तजिया करते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी का, वो ये भी कहते हैं कि ये एज इफ़ ये कुरान का सिंधी में तर्जमा हुआ है। तो वो शेर मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसमें एक जुस्तजू का सबक है। एक और है उनका जो थोड़ा सा अपना कुछ लोगों का इख्तलाफ भी है कि कदें पैजे कन थी कदें थिजे वात कदें थिजे बकरो कदें थिजे कात, कि कभी आप सिर्फ सुनो, कभी बोलो, कभी कुर्बान हो जाओ और कभी किसी और के उड़ा दो। यानी मेरे नज़दीक ये तज्जिया करो, बी एनालिटिकल, के मौके की मुनासबत से एक्शन लो अपना। ठीक, गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर। अगर हम बात करें कोविड-19 के हवाले से, कोरोना वायरस के इस माहौल में यूनिवर्सिटी तालीम किस तरह जारी रखनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को? देखिए, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, सारी दुनिया में मसला है कोविड-19 का। और एज अ साइंटिस्ट और एज अ बायोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ ये पहले भी रहे हैं तारीख़ में, लेकिन बहुत अरसे बाद ये एक एपिडेमिक आया। मगर कहा यह जाता है, देखा यह जा रहा है कि आइंदा ये और जल्दी आएंगे इस तरह के मसाइल, क्योंकि हमने माहौल में बहुत तब्दीली ला दी है, इन्वायरमेंट को हमने चेंज कर दिया है। उस हवाले से हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ एक तो खैर इससे फ़ायदा भी हुआ कि ऑनलाइन टूल्स बहुत ज़्यादा आ गए। ऑफकोर्स हमें ये भी पता चला कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की और ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी है बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी उसमें कमी है, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज़ में, हमारे गाँव में, देहातों में, वहाँ पे वो चीज़ नहीं पहुँच पा रही, तो ज़रा डिफ़िकल्टी है। इसलिए हमें फ़िज़िकल की रिप्लेसमेंट कोई नहीं, ऑनलाइन जितना भी कर लें, जितना आप मौजूद इकट्ठे होकर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले आपको कह चुका कि सीखने का अमल जो है वो एक दूसरे से भी सीखा जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि इकट्ठे आएँ, मगर एहतियात ज़रूर करें। मतलब हम देखते हैं कि हम मास्क जो है वो लटका रहता है, पहनते नहीं हैं, वो हमें एहतियात करना चाहिए। और ज़ाहिर है ये दुनिया सारी में है, अभी वैक्सीन भी आ गई है, तो उम्मीद तो है कि चीज़ें बेहतर होके रहेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी फील्ड के मुताबिक सवाल पूछने लगा हूँ। प्रेसिडेंट साइंस के फाउंडेशन के ओहदे पर आप फाइज हैं, तो आपकी ये फाउंडेशन का विजन क्या है, मकसद क्या है? देखिए, आप शायद पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से वाकिफ़ हों, जो पाकिस्तान हुकूमत का इदारा है, और इत्तफाक की बात है कि मैं उसका मुलाजिम भी रहा हूँ, फिर मैं उसका सरबराह भी रहा, चेयरमैन भी रहा हूँ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। ठीक सर। वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, साइंस तालीम, उस सब को प्रमोट करता है।
तो ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन साइंस फाउंडेशन है, या ECO हम शॉर्ट में कहते हैं, ECO साइंस फाउंडेशन, वो 10 ममालिक का इदारा है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनोवेशन, इन सब को प्रमोट करता है 10 मुल्कों में। और उन 10 मुल्कों में हमारे पाकिस्तान, ईरान, तुर्की इसके फाउंडर मेंबर हैं, फिर अफ़गानिस्तान है, आज़रबाईजान है, और 5 के 5 सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो इनमें एक दूसरे मुल्क से फ़ायदा लेके और साइंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का हमारा ये इदारा है। और हम आपको इंटरनेशनल इदारों से भी रखते हैं अपने रवाबित, लेकिन मुल्कों के दरमियान जो 10 ममालिक हैं इनके दरमियान हम साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं। ठीक है सर, सेकंड लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे कि सर एक अच्छे उस्ताद में क्या खसूसियत होनी चाहिए? एज एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे आप? उस्ताद अपने आप को कुल अक्ल न समझे, ये समझे कि मैंने बच्चों से भी सीखना है। ठीक। क्योंकि मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ उस्ताद के तौर पे भी और शागिर्द के तौर पे भी, कि लर्निंग जो है, सीखने का अमल, ये 2 वे है, ये 1 वे नहीं है। तो और बच्चों में ख़ास तौर पे आपको ये देखना चाहिए कि उनमें कौन सी क्वालिटी है जिसको आपने उभारना है। क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को अलग बनाया, उसमें एक क्वालिटी यकीनन ऐसी होगी जो शायद दुनिया में किसी और के पास ना हो, लेकिन वो डिस्कवर करना, उसको तलाश करना बहुत अहम है। तो उस्ताद एक उस संग तराश की तरह है जो हीरे को पहचान के उसको पॉलिश करे और वो आगे ले आए, और वो जैसे आगे निकले तो उस्ताद को पीछे छोड़ जाए। और अच्छे उस्ताद की यही खासियत है कि वो खुश हो कि मेरा उस बच्चा जो है, मेरा स्टूडेंट जो है, मेरा शागिर्द वो कहाँ पहुँचा, मेरा तालिब। ज़बरदस्त सर। सर अब आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि खुश रहें, आसानियाँ बांटें, और जो ज़िंदगी में आपको मुश्किलात आई और आपने सीखा है, क्योंकि मुश्किलात से जो बंदा सीखता है वो भूलने वाली बात नहीं है, वही चीज़ें बाकियों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और छोटों का ख्याल करें, बड़ों की इज़्ज़त करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो कि 50% के लगभग हैं, उनको भी उतनी इज़्ज़त देनी चाहिए, उनको आगे आने का मौका देना चाहिए, ताकि ये कौम मिलजुल के आगे बढ़े। हम सिर्फ़ इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, हम पूरी दुनिया के शहरी हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।